अच्छा, पीडा एक्ट 2006 की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉइज को चेक करने के लिए कि एम्प्लॉइज के अंदर उनकी करप्शन है, उनकी मिसमैनेजमेंट, मिसकंडक्ट, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीजों को देखने के लिए आखिर किसी इदारे की जरूरत थी जो इन सबको देखता। अब उसको देखने के लिए जो है वो सबसे पहले 1960 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक इदारा बनाया गया जिसका नाम था बेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट। वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये हमारे मगरबी पाकिस्तान है। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश था ना, तो ये मगरबी पाकिस्तान ये था। तो इनकी सर्वेंस रूल बनाए गए 1960 के अंदर। फिर उसके बाद इन रूल्स के अंदर तरमीम करके नेक्स्ट रूल बनाए गए। वो बनाए गए 1975 के अंदर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल। 1975 में बनाया गया। फिर उसके बाद इन रूल्स के अंदर तरमीम की गई नवाज शरीफ ने एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल 1999 बना। फिर उसके बाद 1999 के बाद फिर रूल्स के अंदर जो है वो तब्दीली की गई। 2000 सन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने जो है वो रूल्स बनाए। तो जो मुशर्रफ उसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब कि जो कोई एक अथॉरिटी जो है ना, जो सदर की तरफ से होता है ना, सदर का हुक्म कि ये इससे कर। तो वो 1970 के अंदर जो है ना वो हुआ, और 2000 के अंदर ये हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद 2006 के अंदर जो है ना प्रॉपर एक पिड एक्ट के नाम से पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन एक्ट, ये 2006 के अंदर लॉन्च हुआ। बात की समझ आई है? अच्छा, आउट ऑफ द अबव फाइव, इन पांच में से जो अब तक यूनि सर्विस रूल्स आए हैं मुलाजमीन के जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल वाले हैं वो तीन आए हैं। अब देखा होगा कि पहले के अंदर मेंशन नहीं थे, तो गवर्नमेंट सर्वे रूल थे। दूसरा, तीसरा और पांचवें के अंदर जो है वो बरल मेंशन है, लेकिन पहले तीन के अंदर एफिशिएंसी डिसिप्लिन है। ऑर्डिनेंस सिर्फ एक है 2000 वाला, और आखिर वाला एक्ट सिर्फ एक है जो ये 2006 वाला है, ये एक एक्ट है। ठीक है। अभी कुछ इसके बारे में शुरू में बातें कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ना इसकी पीटा स्टैंड फॉर पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006, और ये नाफिज है ऑल ओवर द पंजाब है। और ये एक्ट 2006 के अंदर इसको नाफिज कर दिया गया। और जो ये अप्लाई होता है वो तीन तरह के लोगों पे अप्लाई होता है। एक, वो जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर अप्लाई होता है। दूसरे, वो कि जो किसी भी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, सेमी गवर्नमेंट इदारों के अंदर, या जहां गवर्नमेंट के साथ उनका वाह पड़ता है, यानी वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर रहे होते हैं, तो वो उनके उनके ऊपर लागू होता है। इसके अलावा ये रिटायर्ड जो मुलाजमी एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनके ऊपर भी ये लागू होता है। तो तीन तरह के लोगों के ऊपर ये वाला पीड एक्ट जो है वो नाफिज होता है। कुछ टर्म्स जो पीडैक्ट के अंदर आप पढ़े ना, पीडैक्ट को डिटेल से, तो कुछ टर्म्स उसके अंदर लिखी हुई हैं। उन टर्म्स को आज हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं ताकि हमारी पीडैक्ट को समझने में आसानी हो। पहला, अक्यूज्ड। हर वो पर्सन अक्यूज्ड होता है जिसके खिलाफ इंक्वायरी करने की जरूरत हो, जिसने जुर्म किया हो, जो गिल्टी हो, जिसके ऊपर इल्जाम लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं कि ये। इनकरेक्ट पासवर्ड क्यों आ रहा है? कोई इनको बताए, लिंक के ऊपर क्लिक करें, सिंपल है यार। कल से मैं जो है ना वो एक ही लिंक आपको दूंगा और एक ही पासवर्ड दूंगा, रोजाना उसी के ऊपर हो जाए। अच्छा चलें। अक्यूज्ड। अक्यूज्ड क्या है? हर वो शख्स जिसके खिलाफ इंक्वायरी जो है उसके इनिशिएट हो, उसे हम क्या कहते हैं? अक्यूज्ड कहते हैं। और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, वो बंदा जिस जो हायर करने की अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पे मैं 17 स्केल का बंदा हूँ, तो सेक्रेटरी एजुकेशन जो है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, वो मेरी अपॉइंटेड अथॉरिटी है। यानी मुझे हायर करने के लिए जो मेरे आर्डर के ऊपर साइन होते हैं, वो किसके होते हैं? सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होते हैं। ठीक है। यानी वो मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो उसने मेरी अप्रूवल दी और उसके बाद मेरी सिलेक्शन।
आप लोगों में से कुछ यहाँ पे जो 14वें स्केल के अंदर काम कर रहे हैं, तो डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो उनकी हायरिंग अथॉरिटी है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो समझ आ गई कि वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें हायर किया होता है, यानी जिनके डायरेक्ट हम मतहत होते हैं, जो हमारे आर्डर्स के ऊपर साइन करते हैं और हम उनको जवाबदेही होते हैं, ये हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है ना, यही हमारे खिलाफ जो है वो, यानी यही हमारी कम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक है, इसी को कम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। और जब भी हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी करनी होगी, तो यही जो है ना वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यही अप्रूवल देगी, हाँ जी इसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट करें। ठीक है। तो कम्पिटेंट टू इनिशिएट इंक्वायरी, ये कम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है जो इनिशिएट कर सकती है इंक्वायरी को। और ये बहरहाल ये कम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर हियरिंग ऑफिसर, हेयरिंग ऑफिसर वो होता है जो हमारी, जिसके पास हेयरिंग लगी होती है। हेयरिंग ज्यादा है जिससे हमें शो काज मिलता है और उसका हमने जवाब देना होता है, तो हमारी हेयरिंग होती है कि फलां बंदे के पास आपने और वो जो hearing है, ये हमारी जो competent authority है, यानी ऑफिसर सीनियर टू अक्यूज्ड अपॉइंट, जो मुझसे सीनियर। अच्छा, बात याद रख लें, पीडा एक्ट हमेशा इसकी कार्रवाई के दौरान, इसके सारे अमल के दौरान, जो बंदे हमारी इंक्वायरी कर रहे होंगे वो सारे लोग हमसे ओहदे के अंदर बड़े होंगे, हमसे स्केल के अंदर बड़े होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एन ऑफिसर सीनियर टू अक्यूज्ड, वो ऑफिसर जो मुझसे, यानी मैं अगर गिल्टी हूँ तो मुझसे सीनियर होगा और उसको कंप्यूटर अथॉरिटी ने अपॉइंट किया होगा, वो मेरी हियरिंग कर सकेगा, वो मुझसे पूछ पूछ कर सकेगा, मेरे सवालों का जवाब मुझे उसके देना पड़ेगा। इसका एपलेट अथॉरिटी, एपलेट कहते हैं कि वो अथॉरिटी जो मेरी कंप्यूटर अथॉरिटी से भी ऊपर है। यानी मिसाल एपलेट अथॉरिटी, आप जाते हैं ना, आपके साथ कोई मसला होता है, आप कहाँ पे अपील करते हैं? जजों को अपील करते हैं, मुफ्त अदालत के अंदर जाते हैं। तो वो अथॉरिटी जो हमारी उस अथॉरिटी से भी बड़ी, नेक्स्ट लेवल की अथॉरिटी, एपलेट अथॉरिटी बोलते हैं। यानी जहाँ पे हम अपने, जो मेरे खिलाफ फैसला आया, जो कंप्यूटर अथॉरिटी ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, मैं उसके अगेंस्ट ऊपर जाता हूँ। जैसे अगर आपको फैसला सेशन कोर्ट से अगर मिला है, फांसी की सजा मिली है, तो आप अपील कहाँ दायर करते हैं? हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में अगर एक फैसला हुआ है, तो आप अपील कहाँ दायर करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला हुआ है, तो फिर आप रिव्यू पिटीशन दायर कर देते हैं। तो मतलब ये कि हम अपनी हायर अथॉरिटी जो होती है ना, वो हमारी एपलेट अथॉरिटी होती है, जहां हम उसको अपील करते हैं कि ये जो पुराना फैसला है ये वापस लिया जाए, ये मेरे खिलाफ ठीक नहीं है। इसी तरह अगर इन केस ऑफ जॉइंट प्रोसीडिंग, अथॉरिटी ऑफ द सीनियर मोस्ट अक्यूज्ड एंड रैंक शेल बी द अथॉरिटी ऑफ ऑल अक्यूज्ड। तो बहरहाल अगर जो है वो ऐसे हो कि हमें और स्केल कोई नहीं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कि 22वां स्केल है, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। अब सारे ही 22वें स्केल के बंदे हैं, तो फिर उसमें क्या, 23वां स्केल तो होता कोई नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट होगा 22वें स्केल के अंदर, वो उसकी इंक्वायरी को लेके चलेगा। इसके अलावा ये होता है कि जो जो हमारे होते हैं ना, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, इनके अपर स्केल, इनकी जो होती है ना कंप्यूटर अथॉरिटी, आपने देखा होगा कोई मिनिस्टर जैसे वजीर आला मरियम नवाज है, तो उस मरियम मरियम नवाज जो है वो जितने उसके जो ब्यूरोक्रेसी के 20वें 21वें 22वें स्केल के खिलाफ इंक्वायरी हो रही होगी, तो मरियम नवाज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कॉल करेगी, कहेगी कि इनको जो है वो, इनकी इंक्वायरी यहीं पे रोक दी जाए, या इनकी इंक्वायरी इतने सालों के लिए बंद की जाए, या इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, इनकी प्रोसीडिंग यहीं रोक दी जाए। तो ये क्या होता है, ये यानी उसने अपनी सीएम के पास ये अथॉरिटी है, उसे मिली हुई है, कि वो कुछ स्केल को वो देख रही है। ऐसे आपने देखा होगा जरदारी ने जो है ना, अपने खिलाफ होने वाले इंक्वायरी को नैब को कहा कि वो रोक दे, क्योंकि वो सदर बैठा है ना। सदर को राइट हासिल है कि वो अपनी जो इंक्वायरी हो रही है, किसी की इंक्वायरी किसी के खिलाफ, सदर वहां रोक सकता है। तो ये एक इन्होंने झोल चुके ब्यूरोक्रेट ये बड़े लोगों ने रखा हुआ है कि अपने मफादात के लिए हुकूमत में जो बैठा होता है, उसके केसेस इसलिए माफ हो जाते हैं कि वो खुद अथॉरिटी बैठी हुई है। उसने एक तो अथॉरिटी ये भी है कि जिसको चाहो बदल दो, जिसको चाहो एक्सटेंशन दे दो, जो मर्जी कर दो, एक तो अथॉरिटी ये है। और बहरहाल मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ये सबक बहुत ज़बरदस्त मिला, और कि उसने बाजवा को एक्सटेंशन दी और बाजवा ने उसको डंग मार दिया। और ये होना भी, ये मैं इस चीज़ में मुझे उम्मीद है कि आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन सीखने वाले नहीं हैं। अब भी जो है ना वो ये इसको फाइज काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की सोच रहे हैं, या अभी भी हाफिज साहब को जो है ना एक्सटेंशन देने की सोची जा रही है। लेकिन एक्सटेंशन कभी भी नहीं देनी चाहिए। क्या बाकी लोग मर गए हैं? इससे ज्यादा कम्पिटेटिव आदमी कोई नहीं है क्या? मतलब कि जो जिसका राइट बनता है, जो मेरिट के ऊपर आ रहा है, उसको सिलेक्ट किया जाए। जैसे अब ये
खैर मेरिट इस मुल्क में कहाँ है कि आपके सामने है कि पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दो सीनियर जजों को छोड़ के एक फीमेल जिसकी कहीं एफिलिएशन पाई गई उसको जो है ना वो बना दिया गया। तो ये हर चीज यहाँ पे मैनेज होती है। इलीट क्लास जो है ना उसका वो हर चीज मैनेज करके रखती है। कि हमने क्या यानी लो पोज रखने हैं, कहाँ कहाँ से हमने कैसे फायदे उठाने हैं और कैसे अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाना है। और हम गाय भैंस से जो है ना वो भेड़ बकरियां जो हम हैं, और हम इन्हीं की जो है ना वो बह रहे होते हैं इन सब के, कभी किसी के कभी किसी के। और हम नहीं देखते कि कौन रिफॉर्म्स की बात तो कोई करता कोई नहीं है। अपने फायदे जो है ना अपने मजे लेते हैं, और बाद में जब वो डंग मारते हैं तो फिर रोते हैं मुझे क्यों निकाला, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, फिर वो इस तरह की बातें। चलिए इसकी इसके बाद आते हैं। अब ये उसके अंदर चूंकि हमारे तीन चीजों के ऊपर ना ये फिट एक्ट इनिशिएट हो रहा होता है। एक होता है करप्शन, एक होता है मिसकंडक्ट, और एक होता है इनएफिशिएंसी। अब ये देखते हैं कि करप्शन क्या होती है, इनएफिशिएंसी क्या होती है, और मिसकंडक्ट जो है वो क्या होता है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। करप्शन, आप आम लफ्जों में करप्शन को ये समझते हैं कि करप्शन होती है जब हम किसी का पैसा खा लेते हैं तो करप्शन होती है। जब हम अपने रिसोर्सेज अपने मीन्स से बढ़ के कुछ कर रहे होते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप ब्यूरोक्रेसी को जितनी को भी देख लें, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें हमारे जितनी ही हैं। मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह अगर 50-60 हज़ार अलाउंस है, मैं अगर 81 ले रहा हूँ, मेरे खर्चे 2-3 लाख के हैं, और मैं उसको कमाने के लिए कोशिश करता हूँ तो मैं इनको अपने खर्चे को मीट करूँ हक हलाल तरीके से। अब अगर वो एक शख्स जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी का बंदा जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह है, आप उस बंदे के खर्चे देखें ना तो उस बंदे के खर्चे 20 लाख हैं। ऐसे में गाड़ी लेना आसान है, गाड़ी चलाना बड़ी मुश्किल है। तो ये लोग, इनके अखराजात इतने हैं कि इनको तो अपने एम्प्लॉय जो इनके बावर्ची होते हैं, इनके जो होते हैं चपरासी होते हैं, इनके जो घरों के इनके जो बड़े बड़े लॉन के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, उनको इतने इनको पैसे देने पड़ते हैं जितने इनकी तनख्वाह से ज्यादा उनको ईदियां मिल रही होती हैं, उतनी ये इतने पैसे इनको लगाने पड़ते हैं, उनकी शाहाना जो खर्च है। देखिए आप अफोर्ड कर सकते हैं कि एक बंदा 2 लाख ले रहा हो और वो बंदा जो है ना वो ब्रांड से हमेशा कपड़े पहने? मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर भी, क्योंकि अभी तो आप लोग शायद कम ही कमा रहे होंगे, लेकिन आप लोग मुस्तकबिल में अल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत दे, बहुत पैसा दे, लेकिन आप लोग किसी ब्रांड से कपड़े लेना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आप बड़े बड़े जो है वो ब्रांड पे जाना नहीं। लेकिन इनकी क्यों होता है यहाँ, मेरे झंग का कोई ब्यूरोक्रेट मुझे नहीं मिलेगा कि जो झंग की किसी सर्विस शॉप के भी, चलो लगा लो सर्विस वालों की, किसी बाटा पे किसी पे वो मिल जाए। वो यहाँ पे शॉपिंग नहीं करते, उनके बच्चों ने शॉपिंग करनी हो तो स्पेशल गाड़ी उनको लाहौर दे जाती है और वहां से करके आते हैं। बहरहाल ये एक जनरल बात कर रहा हूँ कि करप्शन क्या है, अपने अपने मीन्स से ज्यादा जो है ना वो पैसा कमाना, अपने मीन्स से ज्यादा अपने मीन्स ज्यादा पैसा लगाना। ठीक है ये। तो इसके अंदर है कि या कोई किसी से फायदा उठाना। मैं इसके आपके मजे की बात बताऊं, मेरा एक रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट है। खैर मेरे साथ अच्छा है, उसने मेरा जो है वो ट्रांसफर करवाया था। खैर ये चीज़ें कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं, नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी बात कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट है और वो कहता है उसकी एक पोस्टिंग एक अच्छे इलाके के अंदर ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर रही, फिर उसकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अंदर पोस्टिंग हुई तो वहां पे ना उसकी जो मिसेज थी वो आई गांव के अंदर वापस, तो कहा कि जो मंडी बहाउद्दीन था ना। 1 मिनट मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। चला। जी। तो उन्होंने बड़ी मजे की बात बताई कि जब हम मंडी बहाउद्दीन में थे ना तो वहां पे लोग द गिफ्ट के अंदर हमें हर रोज नया मॉडल आईफोन का हमें मिल रहा होता था। तो जब से हमारी खानेवाल पोस्टिंग हुई है ना तो ये यहाँ पे कभी कोई जो है ना वो गंदम की बोरी लेके आ रहा है और कभी कोई चावल की बोरी लेके आ रहा है, और वहाँ हमने अपने सारे रिश्तेदारों के अंदर आईफोन तकसीम किए। मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ऑफिसर्स है ना,
इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह करप्शन इनामात के तौर पे मिल रही होती है, यानी ये जो गिफ्ट के तौर पे मिल रही होती हैं, सर ये आपके लिए गिफ्ट है, तोहफा है, तो ये मिल रही होती हैं। खैर वैसे मैं सोचता हूँ कि कभी कभी यार उस्तादों को भी तो मिलनी चाहिए। आप आपसे नहीं मांग रहा, एक एक बात कर रहा हूँ। मुझे एक ना वो स्टूडेंट थी मैडम सारा, तो उसने मेरे साथ बैच 2 के अंदर ज्वाइन किया था, तो वो थोड़ी बहरहाल उसके बकौल के वो मैंने जब 200 फीस भी थी तो वो कहती थी कि सर मेरे पास नहीं होते, मैं बहुत गरीब हूँ। तो आप मैंने जब सिलेक्ट हो गई ना तो मैं आपको जो है ना वो सारे वापस कर दूंगी। मैं कहा, ठीक है, मतलब वो इस वापस मैंने थोड़े लेने थे, लेकिन खैर उनके मैसेज से कि यार ये काफ़ी गरीब हैं तो मैं इसको हेल्प करूँ। मैंने उनके जो है ना वो सेशन 4 तक वो चली मेरे साथ। सेशन 4 में हेडमास्टर की जो ना सिलेक्शन के आर्डर आए, ये दूसरे अभी ये सिंध में आए। वो लड़की सिलेक्ट हुई, उसने दूसरे दिन ही वो जो 3-4 ग्रुप थी जो उसने मेरे ज्वाइन किए थे वो सब ग्रुप से लेफ्ट कर गई। और इवन उसने एक सिंगल थैंक सिर्फ मुझे एक मैसेज किया कि सर मैं सिलेक्ट हो गई। अब बल्कि मैं उसने क्या कहा कि मैं क्वालिफाई करके, मैंने कहा क्वालिफाई नहीं होता, वो तो इंटरव्यू को लेता, आप अब सिलेक्ट हो गई हैं। तो बहरहाल इतनी बात हुई और उसके बाद उसने सारे ग्रुप से लेफ्ट करके, और पता ही नहीं वो कहाँ है। मतलब इंसान एक ना सम टाइम इंसान को चाहिए कि कभी कॉलेज में हमारी लड़ाई हो ना, मैं स्टूडेंट की बड़ी फेवर करता हूँ, तो वो वहाँ यही कहते हैं कि स्टूडेंट किससे डर नहीं होता उस्ताद, तुम समझ वही सो, ये किसी के नहीं होते। लेकिन हर एक की अपनी सोच है, हम किसी ये देखने के लिए नहीं है कि ये किसके हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब, किसी का चूल्हा अगर हमारी वजह से जल जाता है ना तो ये हमारे लिए काफ़ी है। तो वह लोग ऐसे भी होते हैं। और इसी तरह मुझे मेरी 2 बहनों ने कहा सिलेक्शन हुई, वो मेरी स्टूडेंट थी हेडमास्टर की, उसकी लेक्चरर एजुकेशन की सिलेक्शन हुई, तो उसको मैंने इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। तो उसको जो है ना वो इंटरव्यू तैयारी कराने के बाद जैसे वो सिलेक्शन हुई ना, तो उसने पहले दिन ही उसने मुबारकबाद भी दी, बताया भी, मैंने मुबारकबाद दी। उसने कहा सर जी वो क्या नाम था उसका, इकरा नाम था शायद, ये फैसलाबाद से थी। अच्छा, उसने कहा कि सर मैंने आपको ना सूट भेजना है, सर आपने मेरी ना इंटरव्यू के अंदर इतनी हेल्प की। मैंने कहा, ठीक है शुक्रिया, एड्रेस भेज दिया, आज भेजेगी वो। वैसे मजाक में कर रहा हूँ, एक ये चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं, अब उस्ताद को कौन पूछता है, उस्ताद की क्या औकात है या क्या वैल्यू है। उस्ताद की वैल्यू जो है ना वो उसकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि क्या मैं मुतमिन हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या मैं मेरी वजह से किसी को कोई फायदा हो रहा है, ये उस्ताद की है वैल्यू। औरतों की तरह जो है ना पिछले पिछले मसले लेके नहीं बैठते। तो बात कर रहे थे करप्शन, जब आप जो है वो डिसनेस्ट होते हैं फ्रॉडेंटली, यानी फ्रॉड के जरिए कहीं से पैसा जो है वो ले रहे होते हैं, मिस एम्बेजलमेंट कर रहे होते हैं, यानी हेरा फेरी कर रहे होते हैं, और अपनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आपके पास पोजेशन ऑफ पिकुलरी रिसोर्स, पिकुलरी रिसोर्सेज कहते हैं वो चीज़ें जो आपके पास नेट अवेलेबल है, जो पैसा मेरे पास अवेलेबल है, कोई बॉन्ड्स की सूरत में, कोई सोने की सूरत में, गोल्ड में, मतलब जो पैसा मेरे पास अवेलेबल है, वो पैसा जो है वो उन वो सारा पैसा या वो जो प्रॉपर्टी है, अगर वो मैंने बनाई है किसी और जरिए से, और वो मैंने उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इन पैसों से मैंने खरीदी है। यानी अगर आपके पास है जी, आपकी 10 एकड़ जमीन है, मैं कहता हूँ भाई बताओ ये 10 एकड़ जमीन कहाँ से आ गई, तो आप कह आपके पास कोई आए बाएं शाएं करते हैं तो इसका मतलब आपने करप्शन की है ना। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने FBR रिटर्न फाइल की, तो रिटर्न उन्होंने खुद फाइल की, तो उन्होंने ना अपनी जितनी जायदाद थी ना वो पिछली रिटर्न यानी 2000 जैसे एक 19 से 1 साल पहले की रिटर्न के अंदर ना उन्होंने मेंशन किया कि मेरे पास सैलरी है, आती है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगले साल उन्होंने रिटर्न की तो उन्होंने अपने करोड़ों रुपए के सोर्सेज शो कर दिए कि मेरे पास इतने जो है ना वो एकड़ 20 एकड़ मेरे पास जमीन भी है, और उसके अलावा जो है मेरे पास इतने प्लाट्स हैं, सारे शो कर दिए। जैसे ही किए वो फौरी FBR की कॉल आ गई, FBR ने बुला लिया कि आप इसको जस्टिफाई करें कि आप 1 साल पहले गरीब थे और 1 साल बाद आप अरबोपति हो गए हैं, तो ये कहाँ से पैसा आ गया। फिर क्योंकि वो उसको विरासत के अंदर मिली थी हिब्बा, वो तो कुछ का उसने फिर 1-2 प्लाट उसने खुद लिए हुए थे जो पहले शो होने की, तो वो उसने कर दिए। फिर उन प्लाट्स की बुनियाद पे एक एक प्लाट पर से 4-4 लाख रुपए जो टैक्स पड़ा। खैर वो यहाँ टैक्स वसूल करने के बड़े तरीके हैं, अब तो मैं भी टैक्स का कुछ मसला हो तो उसी से पूछता हूँ। तो मतलब ये कि ये जो है ना, फिर अगर आप बियॉन्ड मींस रिसोर्सेज शो करते हैं, अगर आपने अमीर होना है ना, मतलब आप FBR जो यहाँ पे फाइलर हैं, तो एक अपनी इनकम से ज्यादा वहां पे बताया करें, ताकि अगले साल अगर ज्यादा मेहनत करके आप पैसा कमाते हैं तो आप उससे थोड़ी ज्यादा। लेकिन अगर यकदम 0 से लेकर 100 डिग्री पे आप यकदम चेंज करते हैं, इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा भाई इतने पैसा कहाँ से आ गया। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड मीन भाई इतना पैसा कमाते रहे जितनी आपकी शाहाना खर्चे हैं। इसके अलावा इंटरिंग इनटू प्ली बार्गेन,
ये हमें कब फाइल बनना चाहिए? आखिरी सवाल ये रखिएगा, ठीक है, एंड पे ये बताइएगा। Entering into plea bargain under any law for the time being in force and return the assets or gain acquired through corruption and मतलब वो सारी चीजें जो हम करप्शन किसी ऐसे जरिए पैसा ले रहे होते जो हमारा हक नहीं होता। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट होता है, ये सारी जो बातें मैंने लिखी हुई ना पॉइंट्स, आपने वो पेपर देखा होगा जो जिसकी मुझे आप बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट के साथ रिकॉर्ड करवा दें, वैसे उसके सवाल कुछ मुझे भी नहीं आते, क्योंकि वो ये सवाल इंटरनेट से नहीं मिलते, ये उनके जो सर्विस रूल्स है ना उनको पढ़ना पड़ता है। कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती, बदल पीटेट के रिलेटेड हो गए या कुछ चीज़ें बदल पता है, लेकिन 100% मुझे भी नहीं पता, तो मैं करवा दूंगा जितना मुझे आता है। मिसकंडक्ट क्या है कि ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इन्हीं के ऊपर। अगर आप अपनी जॉब से absent होते हैं तो ये एक मिसकंडक्ट है। अगर आपके जिम्मे जो जो सर्विस रूल्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी सर्विस रूल्स के एंटी है, तो वो भी जो है वो मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। ठीक है। आप किसी ऐसे जो है ना जो अपनी पोस्ट है, पोस्ट का अनऑफिशियल यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, कि कुछ ऐसे साइन कर रहे हैं, कुछ ऐसी फेवर किसी को दे रहे हैं, ये भी मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस अपॉन एनी अथॉरिटी अबाउट अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, पनिशमेंट, यानी किसी बंदे को ऐसे हायर कर लेना, उसका ट्रांसफर कर देना, उसको पनिश करना बगैर किसी रूल्स के, तो ये हम ये काउंट करेंगे। इसके अलावा मेकिंग अपॉइंटमेंट आर प्रमोशन आर हैविंग बीन अपॉइंटेड आर प्रमोटेड ऑन एक्सट्रेनियस ग्राउंड इन वायोलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल्स। तो यानी कि किसी को अपॉइंट करना, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करना किसी भी लॉ रूल के खिलाफ, जैसे इनके खिलाफ वो परवेज जिलाई के खिलाफ चल रही है कि इन्होंने जो है ना वो कोर्ट के अंदर जो है बंदों को भर्ती किया बगैर सारे ही करते हैं भाई, ये सारे ही करते हैं, अगली गवर्नमेंट में फिर फंस जाते हैं। पता नहीं इनके मुशीर कौन होते हैं जो इनको ये सारी बातें सुना। खैर, यहाँ किसी के खिलाफ केस बनाना इंतहाई आसान है, किसी को खुद लाइन लगाना, फांसी देना इंतहाई आसान है। और फिर बाद में उसके जो है फांसी देने के बाद हम 50 साल बाद कह देते हैं कि वो जो फांसी हुई थी ना वो ठीक नहीं हुई थी, उसको हक नहीं दिया गया था। और फिर अगर इतना भी जुर्रत कर ली है ये बात करने की, तो उस टाइम के जजेस को चले मर भी गए हैं, उनके खिलाफ जो है ना वो जारी कर दे, उनकी जायदाद को जब्त कर लें, उनके कुछ कर लें, हिम्मत है तो। ये सारे ड्रामेबाजियां हैं। ये हम लोगों को शऊर आना है तो हमने इस मुल्क को बेहतर कर, मायूस नहीं होना कभी भी। ये मायूस नहीं होना, मैं आपके मायूसी नहीं फैला रहा कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन आपको इस कदर काबिल बना रहा हूँ कि आप सवाल करें। इस काबिल बना रहा हूँ, ये बात इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के अंदर शऊर हो, आप कभी पटवारी न बन रहे हो, आप कभी ऐसे यूथिया न बन रहे हो कि जो सोच समझ से आ रही लोग हो। इक्विटल बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा बंदा जिसको अदालत से सजा हो गई हो, यानी साबित हो गया हो कि ये बंदा गिल्टी है, वो मिसकंडक्ट के अंदर या किसी ने प्ली बारगेन जैसे की होती है, वो भी इसी के अंदर आता है। उसके अलावा ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे जो है ना वो ये इंक्वायरी इनिशिएट होती है। यानी ऐसे ही तो नहीं है कि मैं किसी बंदे को जो ना, हाँ जी चलें तो इसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दे, भाई को वजह तो बताओ क्यों कर रहे हो। इनएफिशिएंट आर सीज टू बिकम एफिशिएंट, यानी इतना ढीला बंदा है, इतना इनएफिशिएंट है कि ये बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो उसको हम कहते हैं इनएफिशिएंट कहते हैं। इसके अलावा गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ा हम खत्म करने की तरफ चलते हैं। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर वो बंदा जो है मिसकंडक्ट वाली गलती की, जो गलती मिसकंडक्ट वाली मैंने बातें पहले आपको बताई हैं। गिल्टी ऑफ करप्शन, अगर उसने करप्शन की है। इंगेज इन सबवर्सिव एक्टिविटीज नेशनल इनसिक्योरिटी। अच्छा, मैं माजरत के साथ ये वाला पॉइंट जो है ना, ये भी कहीं बस सारे पॉइंट मिस यूज हो सकते हैं। यहाँ अभी पिछले दिनों कुछ केसेस ऐसे थे और उनके अंदर यही बात कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जब आप ये बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जज पूछता है कि हाँ फलां बंदे को आपने क्यों उठाया हुआ है, तो आप ये कहते हैं कि वो सबवर्सिव एक्टिविटीज के अंदर शामिल था, उस वजह से उठाया हुआ है। अगली बात बतानी नहीं थी कि वो मुल्क की जो है ना वो पॉलिसी के तहत, मुल्क किया सीक्रेट पॉलिसी जो भी उसके तहत हम उसका बता नहीं सकते। तो यानी जिसको मर्जी चाहे आप फायर मार दें, कोई मसला नहीं है। गिल्टी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट, कि आप कोई जो ऑफिशियल सीक्रेट है ना उसको आप डिस्क्लोज कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, तो यहाँ पे सीक्रेट भी वो बातें हो जाती है ना कि जो सीक्रेट होती नहीं है। पेनल्टीज, हमारे पास 3 तरह की पेनल्टीज हैं, माइनर, मेजर और पेनल्टी आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है। यानी 3 तरह की सजाएं जब वो सारा जुर्म साबित हो गया है बंदे के ऊपर, जो उनके जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने सुना और जो सारा कुछ उनका फैसला हो गया कि बंदा इसमें,
उसके बाद वो 3 तरह की पेनल्टीज है। माइनर पेनल्टीज क्या होती हैं, जिसमें होता है गलती करना। यानी मेरे पास एक बंदा आया है और उसने जो है ना उसके ऊपर मिसकंडक्ट उसने किया, और छोटी गलती है उसकी, बड़ी गलती कोई नहीं है, माइनर मिस्टेक है, माइनर सजा उसको देनी है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ थोड़ी कुत्तेली कर देता हूँ, मैं उसकी थोड़ी बेइज्जती कर देता हूँ, इंसल्ट कर देता हूँ। और लेकिन अच्छा, मैं भी बहुत इंसल्ट करने लग गया, पता नहीं क्या ऐसा हो गया। लेकिन मकसद ये होता है सिर्फ बच्चों को प्रोफेशनलिज्म सिखाना होता है। मैं अपने स्टूडेंट की बहुत इंसल्ट कर देता हूँ समटाइम, बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ये नहीं, क्वेश्चन एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है, जो एक प्रोफेशनल लाइफ के होती है ना, चीजें होती हैं, वो उनमें नहीं होती। मैंने किसी को कोई टाइम दिया, उसको 2 घंटे बाद आ रहा होगा वो, मतलब ऐसी चीजें जिनको मैं, किसी ने कहा बस मैं यहाँ बातें बताने के सामने, आपको बी प्रोफेशनल, हर चीज टाइम के ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर नो कम, मेरी तरफ से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता अपने स्टूडेंट के लिए कि जब वो टाइम के ऊपर इतना डिले कर रहे होते हैं। तो मैं उनकी इंसल्ट कर देता हूँ, बस बाद में सोचता हूँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बंदे सीधे भी तो नहीं होते। फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पे, अगर हम उसको जुर्माना करते हैं तो इतना जुर्माना करें कि वो 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सजा। दूसरी, तीसरी, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज एंड पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर। लोअर स्टेज ये होता है कि देखिए, जो हम होती है ना, हमारा दिसंबर में हमारा इंक्रीमेंट लग रहा होता है, दिसंबर के अंदर, यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमीन होंगे वो जानते होंगे, तो दिसंबर के अंदर हमारा इंक्रीमेंट लगता है 1 दिसंबर से। वो इंक्रीमेंट जो होता है ना, उसके अंदर स्टेजेस होती हैं। जी ऐसे ही है ये, रेमेडी है, लेकिन कोई ऐसा हमारी बाइफनेस नहीं है, मेरा उनके साथ कोई शरीकाना खाता नहीं है। मकसद तो यही होता है कि यार ये बंदे बन जाएं, यार ये सीख जाएं, ये क्या बच्चों वाली, इतनी उम्र गुजरने के बाद अभी तक बच्चों वाली आदतें कर। अच्छा बस, दिसंबर के अंदर हमें इंक्रीमेंट मिलता है गवर्नमेंट मुलाजमीन को। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरा 3420 रुपये मेरा इंक्रीमेंट है। 3420 रुपये दिसंबर, मेरा हर साल दिसंबर में मेरी तनख्वाह बढ़ती है। उस 3420 रुपए के अंदर कुछ, मैं अगर 1 साल गुजर गया ना, मुझे 3420 मैंने पहली स्टेज पे लिया, अगले साल मेरी दूसरी स्टेज होगी, तो मेरे कोई कितने हैं, 340 रुपए, 340 रुपए उसमें मजीद ऐड होंगे। यानी मैं अगर, मेरा सिलेक्शन हुई है 2022 के अंदर, 2023 के अंदर मुझे इंक्रीमेंट मिला है 3420 रुपए। 2024 के अंदर, यानी अब इस साल जो है जब दिसंबर आएगा, तो मुझे इंक्रीमेंट 3420 जमा 340 जमा 340, दूसरी स्टेज है ना, 340 उसमें और बढ़ जाएगा। उसके बाद अगले साल 340 और। तो वो क्या करते हैं कि उसके लोअर स्टेज टू पे स्केल, उसकी जो है ना, वो जो इंक्रीमेंट है ना, वो उसका विदहोल्ड, उसका इंक्रीमेंट जो है वो रोक लेते हैं, या उसके इंक्रीमेंट के अंदर उसकी स्टेज पिछली कर देते हैं। यानी एक स्टेज उसकी खा गए, 2 स्टेज खा गए, 5 स्टेजेस तक उसकी खा सकते हैं। यानी उस बंदे की 5 साल, ये 340 जरा 5 कर लो, ये मेरा नुकसान कर सकते हैं कि ये वाला इसमें तनख्वाह से निकाल। तो इस तरह का क्लोज है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, ये जो मेरा इंक्रीमेंट है ये रोक लेना। जब आपकी इंक्वायरियां होती है ना, तो ये इंक्रीमेंट रोक लेते हैं मोस्टली, तो ये कहते हैं कि इसको दिसंबर इंक्रीमेंट ना दिया जाए, तो वो इंक्रीमेंट रोक लेना। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, अगर मेरी प्रमोशन का नंबर आने वाला है, तो मेरी प्रमोशन 5 साल के लिए रोक लेना, ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। यानी प्रमोशन रोकी है, अब मेरा नंबर 5 साल बाद लगेगा, जो मैंने इस साल भर्ती होना था, प्रमोट होना था, अब 5 साल बाद होना। इन बातों की समझ आ रही है? जो गवर्नमेंट मुलाजिम है यहाँ पे उनको तो सही समझ आ रही होगी, बाकी जो है ना उनको नहीं आनी। जी, जिनकी जॉब नहीं है ना उनको थोड़ी कम समझ आएगी, और जिनकी जॉब है ना उनको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो बहरहाल, उनकी प्रमोशन को रोक लेना कि तरक्की ना कर सकें, उनके इंक्रीमेंट को रोक लेना जो दिसंबर के अंदर लगता है, और उस इंक्रीमेंट के अंदर पिछली स्टेज के ऊपर कर देना, वो है। मैंने समझाने की कोशिश तो की है, ये पता गवर्नमेंट मुलाजमीन को भी कोई नहीं होता। मेजर पेनल्टीज के अंदर आ जाते हैं, एक होता है, इसमें होता है या तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रिमूवल फ्रॉम। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जो होता है उसको जॉब से निकाल देना, लेकिन वो गवर्नमेंट के किसी जॉब के अंदर दोबारा आ सकता है। यानी आप किसी जो है ना वो नौ स्केल के अंदर जॉब कर रहे हैं, और आपको जॉब से डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, इसका मतलब है कि आपकी जॉब खत्म हो गई। फिर रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस अगर किया गया तो इसका मतलब है कि आप कभी भी दोबारा गवर्नमेंट की जॉब में आने के काबिल भी नहीं है, ठीक है। तो इसे एनी अदर अमाउंट, या इसी तरह की बहुत बड़ी सजा। इसी तरह रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, लोअर पोस्ट से मुराद है कि देखिए अब पूरी पोस्ट भी चेंज कर दी है। मैं मिसाल हेड क्लर्क था, और अब मुझे क्लर्क बना दिया गया है, तो मेरी पोस्ट चेंज कर दी गई है। पिछले में था, माइनर में था, मेरी पोस्ट वही रहेगी,
या मेरी तरक्की रोक ली है, आगे ना जा सकूं, या मेरा इंक्रीमेंट रोक लिया कुछ पैसे। यहाँ तो उसकी पोस्ट ही बदल दी है कि पहले मैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर था, मुझे दोबारा लेक्चरर बना दिया गया। तो ये इस तरह कर देना। इसी तरह पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर, पे स्केल जो मेरा है, यानी जो मेरा स्केल है उसको 5 साल तक उसको पिछले स्केल में मुझे कर देना। पर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस, मेरी पिछली मादी की सारी सर्विस को खा जाना, तबाह कर देना, ज़ाय कर देना। और जैसे ये जो अभी आया है ना आप लोगों का, क्या बोलते हैं यार, वो जो इम्प्लाइज का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब उसके अंदर उनकी जो प्रीवियस सारी सर्विस है ना वो खत्म हो गई। यानी वो जो सारी सर्विस में जो उन्होंने एक कंट्रैक्ट पीरियड के ऊपर जितनी सर्विस गुजारी थी वो ना सर्विस काउंट हो गई। तो जो मिसाल के तौर पे ये अभी भी जो एईओ 2014 से 15 से भर्ती हुए हुए हैं, इस सर्विस अच्छा जो 2014 के अंदर भर्ती हुए हैं, ये सारे जो 11 साल सर्विस किए बैठे हैं, जिस दिन ये परमानेंट होंगे पिछले 11 साल इनके खत्म, यानी वो शामिल ही नहीं होंगे। रिडक्शन 1000 के। आया आया अबू जी आया। जो रिडक्शन है, रिडक्शन एक है आपको स्केल के अंदर भेज देना, और एक है आपकी उसी के ऊपर जो है ना वो वही के विद हेल्ड कर 5 साल के। माइनर के अंदर वही हेल्ड कर लेना है, और पिछली के अंदर कर देना वो पिछले स्टेज के अंदर कर देना, वो मेजर के अंदर आएगा। अच्छा, इससे मैक्सिमम 5 ईयर कंपल्सरी रिटायरमेंट। अच्छा, ये जो कंपल्सरी रिटायरमेंट कर देना, हाँ जी इसको रिटायर कर दो फौरी तौर पे, ये ज्यादा महकमे अब मजीद नहीं रह सकते। तो मेजर के अंदर बड़ी है जहाँ बड़ा लॉस होता है, माइनर के अंदर छोटी है। उसके अलावा जो इसके अंदर आती हैं वो है पेनल्टी जो रिटायरमेंट के बाद होती हैं। इस बंदे की पेंशन रोक लो, और इस पेंशन में से उसकी रिकवरी करो जितने इस बंदे ने पैसे जो हैं वो इसके ऊपर साबित हुए हैं। और उसके अलावा भाई ये मेजर यही बनती हैं, उसकी पेंशन रोक लेना या पेंशन से उसकी रिकवर करना या पेंशन मुकम्मल ही बंद कर देना। जैसे वो जो क्या बोलते हैं कुछ लोगों की, जो गवर्नमेंट के खैर यहाँ से फिर चले गए हैं और उनके खिलाफ जब कुछ ऐसा हुआ तो वो फिर उनकी पेनल रोक उनकी पेंशन रोक दी गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ हैं चीज़ें कि जो हमारी ये क्लास एंड होने वाली है, वो 1 मिनट रहता है, तो फिर आपको फौरी ज्वाइन कर लीजिएगा। वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी 2 मिनट 2-4 मिनट जो है ना वो थोड़ी सी उसके ऊपर जो रह गई हैं स्लाइडें, स्लाइड 3-4 पड़ी हैं, तो ये हम उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है, जैसे ये क्लास एंड हो जाती है। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन 5 कंपिटेंट अथॉरिटी। अब इसके अंदर ये है, कैन प्रोसीड इट्स, कंपिटेंट अथॉरिटी ही हमारे खिलाफ प्रोसीड करती है ना, कैन प्रोसीड इटसेल्फ अगेंस्ट द अक्यूज बाय इशूइंग अ शो का। सबसे पहले उसको हमें शो काज मिलता है, वो 7 दिन के अंदर हमने, यानी अंडर सेक्शन 7 सेक्शन के तहत, एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डिस्पेंस विद द इंक्वायरी। सबसे पहले हमें शो काज दिया जाता है, उसके अंदर रीजन लिखी जाती है कि ये आपके खिलाफ